20 मिनट में 20 खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की ऐसी 20 खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरएसी के दो जवान एक दुकान के अंदर लाठी लेकर दुकानदार की ओर झपटते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इस वीडियो को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये वीडियो बाड़मेर शहर का है, जहां मुकुल हैंडलूम को बंद कराने पहुंची आरएसी जवानों के साथ दुकानदार की किसी बात पर बहस हो गई और उसके बाद दो जवानों का पारा गर्म हो गया। गुस्से में आए जवानों ने मुकुल हैंडलूम के दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान दुकान के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन आरएसी जवानों का गुस्सा नहीं थमा और वो दुकानदार पर लाठी बरसाते रहे। इतना ही नहीं, लोगों की भारी भीड़ को देखकर एक आरएसी जवान ने अपने दूसरे साथियों को भी आवाज देकर बुला लिया और फिर दुकानदार की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट का ये वीडियो वायरल तो हो रहा है, लेकिन अभी तक पीड़ित दुकानदार ने इस मामले में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। शराब की भट्टी पर पुलिस के हथौड़े की ये तस्वीरें 12 जिले से आई हैं। यहां पुलिस ने कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई लीटर हथकढ़ शराब जब्त करने के साथ साथ 2000 लीटर वॉश भी नष्ट किया है। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग को खबर मिली थी कि 12 के कई गाँव में धड़ल्ले से हथकढ़ शराब का निर्माण हो रहा है। इसी सूचना के आधार पर लोकल पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीम ने हथकढ़ शराब पर हथौड़ा मारने की कार्रवाई शुरू कर दी। जिला आबकारी अधिकारी तपेश चंद्र जैन के नेतृत्व में आबकारी निरोधक दल ने शाहबाद क्षेत्र के खंडेला, सेमरा, कालामाल, तलहटी, सहरोल और बालदा में छापेमारी की। इस छापेमारी से हथकढ़ शराब बनाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। आबकारी विभाग की टीम को इस कार्रवाई के दौरान बालदा के खेतों में एक चालू भट्टी भी मिली और यहां 2 लीटर हथकढ़ शराब भी मिली। इसके साथ ही इस टीम ने कालामाल में भी रेड कर 5 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों कार्रवाई में पुलिस ने 7 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद की और 2000 लीटर वॉश मौके पर ही नष्ट कर दिया। बिजली के ये खंभे और ट्रांसफार्मर वो मायाजाल हैं जिसके फेर में सीकर के सैकड़ों लोगों को लाखों करोड़ों की चपत लग चुकी है। आरोप है कि बिजली विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी के साथ मिलकर भूमाफियाओं ने प्लॉट बेचने का ऐसा गोरख धंधा शुरू किया कि सैकड़ों लोग इनके जाल में फंस गए। दरअसल सीकर में अवैध तरीके से सैकड़ों कॉलोनियां काटी गई। प्लॉट लेने वालों को इन कॉलोनियों की वैधता पर शक न हो, इसके लिए यहाँ बिजली कनेक्शन लगा दिए गए। इन्हीं कनेक्शन को देखकर प्लॉट खरीदने वाले झांसे में आ गए और उन्होंने बिना जांच पड़ताल के प्लॉट खरीद लिए। अब यूआईटी इन अवैध कॉलोनियों को तोड़ने में लगी है। साथ ही बिजली निगम के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस तरह की कॉलोनियों को शहर नहीं देने की बात लिखी है। ये विभाग की तरफ से शायद मैं मानूंगा कि लापरवाही रही है कि इतनी बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनियां जो कि 10-10, 15-15, 20-20 और कुछ कॉलोनियां तो 40-40 बीघा में बसी हुई हैं, जहाँ उन्होंने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगा के बड़ी बड़ी लाइनें डाल करके और अनियोजित विकास को शायद ये कहें कि बढ़ावा देने में सहयोग ही किया है। इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभाग के सीधे डायरेक्शन है कि अगर बिजली कनेक्शन नहीं होगा तो लोग अवैध कब्जे नहीं करेंगे और अवैध कॉलोनियाँ नहीं बसेंगी। लेकिन अवैध कॉलोनियों में बिना परमिशन के या कन्वर्जन के कागज़ देखे हुए इनके अधिकारियों द्वारा जो बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं, जिससे अवैध निर्माण को बढ़ावा ही मिलता है। आपको बता दें कि नियमों के मुताबिक बिजली निगम तब तक किसी कॉलोनी में कनेक्शन जारी नहीं कर सकता जब तक कि उसका सही तरीके से नियमन नहीं हुआ हो, लेकिन सीकर में इस नियम की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अलवर जिले के रेडी थाना इलाके से दिल दहला देने वाली एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसानियत का इस कदर भी कत्ल हो सकता है। वायरल वीडियो में जो कुछ नजर आ रहा है उसका मजमून बस इतना है कि 4 लोग गुस्से में इस कदर पागल हो उठे कि उन्होंने एक कुत्ते को बांधकर कुल्हाड़ी से उसके 3 पैर काट डाले और पैर काटे जाने की वजह से निकले खून और बेइंतहा दर्द की वजह से कुत्ते की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों को शक था कि पड़ोसी का कुत्ता उसकी बकरी के बच्चे को उठाकर ले गया था और इसी वजह से इन लोगों ने मौका देखकर कुत्ते को दबोच लिया और 4 लोगों ने मिलकर उस कुत्ते की हत्या कर दी।
कुत्ते की हत्या का वीडियो वायरल होने के बाद अलवर की रेडी पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। अशोक कुमार सुनो काड़ोराम जाति मेणा निवासी रैनी, इसने थाने पर सूचना दी थी कि मेरे पालतू जानवर को उसके पड़ोसी बाबूलाल सुनो मीडियाराम और संतोष सुनो बाबूराम वगैरह ने कल उसके पैर काट दिए थे, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर मृत कुत्ते का पोस्टमार्टम कराकर उसको दफना दिया गया और इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर जांच जारी। गंदे पानी की गिनाड़ी क्या टूटी, आसपास के इलाके में सैलाब सा आ गया। 2 मकान जमींदोज हो गए और जान बचाने के लिए लोगों को कंधे तक पानी में उतरना पड़ा। ये चूरू के गागसर गांव की तस्वीर है, जहां गंदे पानी की गिनाड़ी टूटने की वजह से बाढ़ से भी बदतर हालात हो गए। एक तो पानी की परेशानी, ऊपर से इससे निकल रहे बदबू ने लोगों की जिंदगी बेहाल कर दी। बताया जा रहा है कि चूरू से निकलने वाला गंदा पानी गागसर के पास गिनाड़ी में जमा हो रहा था और शुक्रवार की सुबह अचानक ही ये ध्वस्त हो गई और इसकी वजह से गागसर गांव जलमग्न हो गया। इस पानी की वजह से पास से गुजर रही सड़क पर भी सैलाब सा आ गया। गिनाड़ी टूटने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर पानी में फंसे लोगों को तो बाहर निकाल लिया है, लेकिन इस गंदे पानी और इसकी बदबू से लोगों को निजात कब मिलेगी कहना मुश्किल है। टोंक जिले की पीपलू पंचायत के लोगों का घर के अंदर पीने के पानी के नल का सपना अब सच होने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत टोंक जिले की पीपलू पंचायत समिति के 20 गांवों में घर घर नल कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है और खास बात यह है कि इसके लिए 17 करोड़ 97 लाख रुपए की मंजूरी भी मिल गई है। पीपलू क्षेत्र में 5 गाँव में कार्यादेश लागू हो चुके हैं और 8 गाँव के टेंडर प्रोसेस में हैं, जबकि 7 गाँव की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक पीपलू क्षेत्र के 118 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे, जिसमें कुल 27,000 घरों तक पानी पहुंचेगा। पीपलू क्षेत्र में इस वक्त जो हालात हैं उसके मुताबिक 189 स्कूलों में से सिर्फ 94 स्कूलों में ही नल कनेक्शन है। वहीं 125 बालवाड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों में से सिर्फ 5 में ही नल कनेक्शन है, जबकि 25 ग्राम पंचायतों में से 1 में भी नल कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ये भी फैसला हुआ है कि इसी योजना के तहत बाकी बचे 95 स्कूलों, 120 आंगनबाड़ी केंद्र और 25 ग्राम पंचायतों को भी कनेक्शन दिए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत पीपलू खंड में कुल 118 गाँव में घर घर पेयजल पहुँचाने की योजना है। इसमें 20 गाँव में स्वीकृति आ चुकी है। 20 में से 5 गाँव में कार्य जारी है, जिसमें से रानोली जो विलेज है उसमें लगभग 80% कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष गाँव में भी कार्य प्रगति में है। इसके अलावा 7 गाँवों की अभी तकनीकी स्वीकृति मिली, वित्तीय स्वीकृति मिलना शेष है और जो 8 विलेज हैं उनमें टेंडर अंडर प्रोसेस है, वो भी जल्दी ही पूर्ण होने पे वहाँ भी कार्य शुरू किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSC के 10वीं और 12वीं क्लास के करीब 21 लाख स्टूडेंट्स को रिजल्ट के लिए अभी और इंतजार करना होगा। RBSC रिजल्ट के लिए CBSE के फॉर्मूले का इंतजार कर रहा था। बोर्ड की प्लानिंग थी कि CBSE का फॉर्मूला कॉपी करके रिजल्ट जारी कर देंगे, लेकिन RBSC का प्री बोर्ड टेस्ट न कराने के आदेश ने उसकी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। दरअसल CBSE ने 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षाओं में से इस साल की परीक्षा के अंकों को ज्यादा महत्व दिया है। वहीं पिछली 2 कक्षाओं के मार्क्स को 30% जोड़ने की सलाह दी है। खासकर 10वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम को आधार बनाया जाएगा। ऐसे में पिछले 2 साल के परिणाम के आधार पर ही रिजल्ट देने की बाध्यता होगी। इस साल स्टूडेंट्स के सेशनल मार्क्स ही जोड़े जा सकते हैं। सामान्य भाषा में समझे तो CBSE में 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को 10वीं 11वीं में मिले कुल अंकों के 30% और इस साल हुई प्री बोर्ड परीक्षा के 40% अंकों को जोड़ा जाएगा। RBSC में 12वीं के स्टूडेंट्स को 10वीं के 30% तक अंक मिल जाएंगे, लेकिन 11वीं में भी स्टूडेंट को प्रमोट ही किया गया था। वहीं 12वीं में भी प्री बोर्ड जैसी कोई परीक्षा नहीं हुई।
11वीं में भी हाफ ईयरली एग्जाम को ही फाइनल एग्जाम मान लिया जाएगा, जबकि 12वीं में तो प्रैक्टिकल एग्जाम भी नहीं हुए, कोई टेस्ट तक नहीं लिया गया, प्री बोर्ड भी नहीं हो सके। सीधे सीधे कहें तो 12वीं क्लास का एक भी अंक स्कूल के पास नहीं है। सेशनल मार्क्स स्कूल जरूर दे सकता है। शिक्षा विभाग के पास अब यही विकल्प है कि 10वीं के अंकों को अधिक महत्व देते हुए 11वीं के हाफ ईयरली के मार्क्स और 12वीं के सेशनल मार्क्स को आधार बनाया जाए। फिलहाल शिक्षा विभाग ने कोई निर्णय नहीं किया है कि वो कैसे 12वीं के स्टूडेंट्स को मार्क्स देगा। एक बार फिर धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और पर्यटकों को देखकर पर्यटन से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी उम्मीद की किरण साफ नजर आने लगी है। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों की वजह से इस इलाके के सैकड़ों लोगों के घरों का चूल्हा जलता है। फोटोग्राफर से लेकर खाने पीने का सामान बेचने वाले और गाइड से लेकर गाड़ी वालों तक सबको पर्यटकों की वजह से रोजगार मिलता रहता है। लेकिन कोरोना काल में लगने वाले लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से पर्यटकों के आने का सिलसिला बंद हो गया था। पर्यटकों के नहीं आने की वजह से सैकड़ों लोगों के रोजगार का जरिया भी छिन गया था और अब जब दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो रहा है तो पर्यटन व्यवसाय के लोगों की भी उम्मीद जगी है कि अब उनके भी दिन बदलने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के चलते जिस तरह के हालातों का सामना कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन लोगों के मन में एक आस बनी है, एक उम्मीद जगी है कि भले ही सीजन निकल गया हो लेकिन फिर भी इस ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखने के लिए पर्यटक आएंगे और उनका व्यापार व्यवसाय पहले की तरह फलीभूत होगा। लेकिन धार्मिक स्थलों के बंद होने के चलते जो बाहर से लोग आते हैं धार्मिक स्थलों का दर्शन करने के लिए, धार्मिक मान्यताओं के लिए भी चित्तौड़गढ़ का दुर्ग प्रसिद्ध है, लेकिन धार्मिक स्थलों पर अभी फिलहाल छूट नहीं दी गई है। ऐसे हालातों में धार्मिक कार्यक्रमों में आने वाले लोगों की आवाजाही बंद है और कहीं न कहीं इसका प्रभाव भी सीधे तौर पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। अब जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है उससे कहीं न कहीं लोगों में उम्मीद है, आस है कि उनका व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपने सीरो प्रेवेलेंस सर्वे में इस बात का दावा भी किया है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट को देखते हुए भारत में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन अब नए अध्ययन में WHO और एम्स का दावा राहत देने वाला है। इस सर्वे के मुताबिक एडल्ट के मुकाबले SARS-CoV-2 सीरो पॉजिटिविटी रेट बच्चों में अधिक मिली है। सीरो पॉजिटिविटी वायरस के प्रति नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स को माउंट करने की शारीरिक क्षमता बताती है। इस सर्वे के दौरान दक्षिणी दिल्ली के शरणार्थी कॉलोनी में सीरो प्रेवलेंस 74.7% काफी ज्यादा पाया गया। ये आंकड़ा अब तक हुए किसी भी सीरो सर्वे में सबसे ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक दूसरी लहर से पहले भी दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले 18 साल से छोटे बच्चों में सीरो प्रेविलेंस 73.9% था। ज्यादा सीरो प्रेविलेंस तीसरी लहर के खिलाफ बच्चों पर कवच का काम करेगी। इस सर्वे के लिए 5 राज्यों से 10,000 सैंपल लिए गए थे। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है इसमें 4 राज्यों के 4,500 सैंपल को आधार बनाया गया है। अगले 2-3 महीने में 5 राज्यों के 10,000 सैंपल साइज की पूरी रिपोर्ट भी आ जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान नेकोरोना ने तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए एक दवा तैयार करने का दावा किया है। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थान का दावा है कि इस दवा को खाने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होगी। कहा जा रहा है कि महामारी की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। इसी बीच लखनऊ में मौजूद इस संस्थान ने ये दावा कर दिया है कि उसने ऐसी दवा बना दी है जो बच्चों को इस बीमारी से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ा देगी। इसके लिए एक कैंप भी लगाया गया जहां बच्चों को ये दवा दी गई। हमारी बॉडी में इम्यून सेल से बढ़ाते हैं, कोई भी बीमारी हो उन सब से ये बच्चे को बचाते हैं। जिन माता पिता ने अपने बच्चों को ये दवा दी उन्होंने भी इसे काफी असरदार बताया। बच्चे का बुखार नहीं चल रहा था, खाने से जब हम दवा लेने लगे तो आराम है हमारे लड़के को। बताया गया है कि इस दवा को गुड़, देसी घी, गिलोय और शहद को मिलाकर बनाया गया है।
उत्तराखंड के नैनीताल से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां एक फार्म हाउस पर उत्तर प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव के लिए मतदान से पहले कई बीडीसी मेंबर को ले जाया गया, जहां एक डांस कार्यक्रम रखा गया जिसमें कोरोना निर्देशों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा और मुरादाबाद के बीडीसी मेंबर बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मौज मस्ती के लिए कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया। वहां एक हॉल में डांस कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कुछ महिलाओं ने हिस्सा लिया। उन महिलाओं के साथ डांस करने के चक्कर में ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को ही भूल गए और किसी ने मास्क पहनने का तो सोचा तक नहीं। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा वहां बैठे लोग कार्यक्रम के रंग में रंगने लगे। 1 से 2, 2 से 3 इसी तरह डांस फ्लोर पर कई लोग उन महिलाओं के साथ डांस करने के लिए पहुंच गए। उन लोगों में कुछ बुजुर्ग भी थे, एक तो खुद पर काबू भी नहीं रख पाए और उन महिलाओं से चिपक कर नाचने लगे। इस कार्यक्रम में बेहूदगी की हदें कई बार पार होती दिखी। मर्यादा में रहना क्या होता है उन लोगों ने जैसे ये सब कुछ नजरअंदाज ही कर दिया हो। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मामूली विवाद में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। बताया गया है कि इन 2 गुटों के बीच वहां बन रहे एक मकान के छज्जे की वजह से झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। मकान के अंदर मौजूद ये लोग डंडों और फावड़ों से एक दूसरे पर हमला करते दिखे। जंग का मैदान बने इस मकान के अलग अलग हिस्से में काफी देर तक इसी तरह मारपीट होती रही। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं के बीच भी खूब हाथापाई हुई। दोनों पक्षों के बीच वहां काफी देर तक लाठी और फावड़े से इसी तरह जंग चलती रही। हमारे गेट का छज्जा निकाल रहे, हमने गेट भी लगवा दिया और अब जब मान नहीं रहे। इसके बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मकान निर्माण में छज्जे को लेकर के विवाद हो गया था और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां बीच सड़क पर कुछ लोगों ने एक शख्स को अगवा कर लिया। खास बात यह है कि सड़क के पास ही बने एक मकान की बालकनी से किसी ने इस घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसमें बंदूक पकड़े एक आरोपी सड़क के किनारे खड़ा नजर आया, जबकि उसके बाकी साथी उस शख्स को जबरन गाड़ी के अंदर धकेलने की कोशिश करते दिखे। थोड़ी ही देर में उन्होंने बंदूक के दम पर उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बताया गया है कि हथियारों से लैस बदमाश उस शख्स को अगवा करके अपने साथ ले गए। दिन दहाड़े बीच सड़क पर हुई इस घटना से इलाके में दहशत मच गई है। यूपी के उन्नाव में पुलिस पर हुए पथराव के बाद एक इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस वालों को ही सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि इन पुलिस वालों ने झड़प के दौरान पहने जाने वाले हेलमेट, जैकेट और ढाल जैसे साजो सामान का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी तस्वीरें अखबारों में भी छाप दी गई। इन तस्वीरों में एक पुलिस वाला तो सिर पर प्लास्टिक का स्टूल रखकर जबकि दूसरा एक टोकरी को ढाल बनाकर उपद्रवियों से बचता देखा। तस्वीरें सामने आने के बाद विपक्ष ने भी इसे मुद्दा बना लिया। इसके बाद इन पुलिस वालों पर लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई। इंस्पेक्टर कोतवाली और संबंधित चौकी इंचार्ज और अन्य 2 कांस्टेबल्स को भी निलंबित किया गया है, जो एंटी राइट गियर प्रॉपर्ली नहीं पहने हुए थे। आपको बता दें कि उन्नाव में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद हिंसा भड़क गई थी। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया था, लेकिन जब पुलिस वाले उन्हें हटाने पहुंचे तो लोगों ने उन पर ही पथराव कर दिया था। हालांकि बाद में पुलिस ने उपद्रवियों पर कार्रवाई की और अब तक 43 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। बिहार के सहरसा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां आपसी रंजिश में गोलीबारी करने वाले 2 आरोपियों को कुछ लोगों ने पकड़कर खूब पीटा। बताया गया है कि आरोपियों ने एक दिन पहले भी गांव के शख्स से मारपीट की थी, जिसके अगले दिन वो फिर दादागिरी दिखाने के लिए एक स्कूल के पास पहुंच गए, जिन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया और दोनों को जमीन पर लिटाकर जमकर पीटा। इन लोगों में महिलाएं भी शामिल दिखी। किसी ने लात घूंसे चलाए तो किसी ने आरोपियों की डंडे से पिटाई की। गांव वालों ने आरोपियों से सबसे पहले उनके पास मौजूद हथियार छीनने की कोशिश की। ये गांव वाले वहां तब इकट्ठा हुए जब उन्होंने गोलीबारी की आवाज सुनी। इस मामले में पुलिस तक पहुंचने के बाद उनकी तरफ से ये भरोसा दिया गया कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज की गई है, अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई है। बताया गया है कि इन लोगों के मारपीट करने से पहले आरोपियों ने कई बार फायरिंग की थी, जिससे गांव वाले दहशत में आ गए थे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसान आंदोलन में शामिल कुछ लोगों पर पास के एक गांव के एक आदमी को जिंदा जलाने का आरोप लगा है।
बताया गया है कि मामूली झगड़े के बाद आंदोलन में बैठे कुछ लोगों ने उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने उस आदमी के शव को नेशनल हाईवे पर रखकर उसे जाम कर दिया। ग्रामीण गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने बहादुरगढ़ के नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया है। गुस्साए लोगों ने इस घटना के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने उन किसानों पर भी अपना गुस्सा उतारा जो पिछले कई दिनों से वहां कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। वहीं बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने भी इस मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। तो इसमें तो बहुत प्रभावी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे देशद्रोहियों के साथ होनी चाहिए। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिया है। अब ये जांच का विषय अभी एफआईआर लॉन्च कर दी है और अभी हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से। शव के साथ प्रदर्शन करने की वजह से नेशनल हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। महाराष्ट्र के रायगढ़ से रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो सामने आया। वहां समंदर में डूब रहे जहाज से कोस्ट गार्ड ने 16 लोगों को सही सलामत निकाल लिया। खराब मौसम और तेज लहरों की चपेट में आने से MV मंगलम नाम के इस जहाज में पानी भर गया और वो डूबने लगा था, जिसकी जानकारी मिलते ही बचाव अभियान शुरू किया गया। जहाज में उस वक्त 16 लोग सवार थे, जिनकी जान बचाने के लिए कोस्ट गार्ड के चेतक हेलीकॉप्टर्स को वहां भेजा गया। बेहद खराब मौसम और तेज हवाओं के बीच एक एक कर 13 लोगों को जहाज से बाहर निकाल लिया गया। इस बीच अभियान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें ये हेलीकॉप्टर समंदर में डूब रहे जहाज के ऊपर मंडराता नजर आया। पानी भरने की वजह से जहाज टेढ़ा होकर एक तरफ को झुक गया था और उसके किसी भी समय डूबने की आशंका थी। इसके बावजूद कोस्ट गार्ड के जवान नीचे जहाज पर उतरे और 13 लोगों को बाहर निकाल लिया। इसके अलावा इस बचाव अभियान में कोस्ट गार्ड के एक जहाज को भी तैनात किया गया, जिसने बाकी बचे 3 लोगों को भी सही सलामत निकाल लिया। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग करते हुए बीजेपी ने राजधानी रायपुर में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी का वादा किया था, जिसे अभी तक नहीं निभाया गया। और इस मुद्दे पर सरकार का विरोध करते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया, जिस वजह से वहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी जब पुलिस के घेरे को नहीं पार कर सके तो वहां जमीन पर बैठ गए। इससे पहले उन्होंने शराब की बोतलों के साथ एक इलाके में धरना भी दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी पार्टी के झंडे के साथ दिखाई दिए। उन्होंने वहां सरकार के खिलाफ खूब नारे भी लगाए। बताया गया है कि बीजेपी ने कांग्रेस के कई विधायकों और मंत्रियों के आवास के बाहर भी इसी तरह प्रदर्शन किया। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। पूरी दुनिया को कोरोना संकट में उलझाकर चीन अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है। इस बार उसने अपने नए नवेले स्पेस स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अपना पहला मिशन रवाना कर दिया। इंसानों को स्पेस में ले जाने वाला ये चीन का अब तक का सबसे लंबा मिशन है, जो 3 महीने तक जारी रहेगा। इससे पहले इस लॉन्चिंग के लिए सैटेलाइट लॉन्च सेंटर पर एक रॉकेट तैयार खड़ा नजर आया और जैसे ही इशारा मिला, रॉकेट का ताकतवर इंजन स्टार्ट हो गया और हवा में कई फीट ऊंचा धुएं का गुबार उठने लगा। इसके बाद तो रॉकेट सीधा मंजिल पर निकल पड़ा। उड़ते उड़ते रॉकेट ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि वो किसी टूटते तारे की तरह नजर आया और लगभग 7 घंटे के सफर के बाद धरती को पीछे छोड़ स्पेस स्टेशन भी पहुंच गया। इस दौरान रॉकेट से जुड़े स्पेसशिप में बैठे चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री भी बिल्कुल साफ साफ दिखे। अंतरिक्ष में बादशाहत कायम करने की फिराक में बैठे चीन को अपने इस मिशन से काफी उम्मीदें हैं। इस लॉन्चिंग साइट से मीलों दूर राजधानी बीजिंग में चीन की सेना और पार्टी के बड़े पद अधिकारी भी रॉकेट पर नजरें गड़ाए बैठे नजर आए। इससे पहले अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने वाले 3 एस्ट्रोनॉट्स को शानदार विदाई दी गई। गुब्बारे झंडे लहराकर लोगों का हुजूम उन्हें शुभकामनाएं देता दिखा। इसके बाद लगभग आधा दर्जन गाड़ियों के काफिले में चीन के 3 अंतरिक्ष यात्रियों को कड़ी सुरक्षा के बीच सैटेलाइट लॉन्च सेंटर लाया गया। उनकी हिफाजत के लिए 5 सुरक्षाकर्मी गाड़ियों के आगे आगे मोटरसाइकिलों पर भी चलते रहे। लॉन्च सेंटर पहुंचकर अंतरिक्ष यात्री बेहद उत्साहित दिखे। वो लगातार खुशी से अपने हाथ हिलाते रहे। उन्होंने वहां अधिकारियों को बेफिक्र रहने को कहा और मिशन पर निकल गए। फ्रांस में कोरोना नियमों में मिली छूट के बाद वहां का मशहूर टूरिस्ट स्पॉट डिज्नीलैंड खोल दिया गया है। महामारी की वजह से पिछले 8 महीनों से बंद पड़े पेरिस के डिज्नीलैंड के दोबारा खुलते ही बच्चों से लेकर बड़े तक काफी खुश नजर आए। डिज्नीलैंड खुलते ही बड़ी संख्या में लोग अपने पसंदीदा थीम पार्क घूमने पहुंचे,
जहां मिक्की माउस, मिनी माउस और कुछ अन्य कार्टून के खास लिबास में मौजूद स्टाफ ने सभी का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद बच्चे और बड़े खुशी से उछलते हुए पार्क में प्रवेश करते दिखे। डिज्नीलैंड के एंट्री गेट पर बनी बालकनी पर खड़े कार्टून किरदारों ने धमाकेदार म्यूजिक पर झूमते हुए सभी सैलानियों का मनोरंजन भी किया। इतने दिनों बाद वहां घूमने पहुंचे सभी लोग बेहद उत्साहित नजर आए, जिनके बीच डिज्नीलैंड पेरिस की अध्यक्ष नताशा भी मौजूद रहीं। फ्रांस के मास्क मुक्त होने के बावजूद यहां पहुंचे सैलानी मास्क लगाए नजर आए, क्योंकि एहतियात के तौर पर डिज्नीलैंड में अब भी 6 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चों और बड़ों के लिए मास्क पहनना जरूरी रखा गया है।